हेलो फ्रेंड्स, पॉलिटी बाई एम लक्ष्मीकांत सीरीज के अंतर्गत आज के इस तीसरे वीडियो में मेरे यूट्यूब चैनल बोधिसत्व पीसीएस पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम आज पढ़ेंगे सरकार का तीसरा अंग उच्चतम न्यायालय के बारे में, न्यायतंत्र के बारे में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है उच्चतम न्यायालय। जरा आप सोचो कि आपकी सोसाइटी कितनी विविधतापूर्ण है। मान लीजिए ये आपका गांव है, तो इस गांव में कुछ लोग ब्लैक होंगे, मतलब काले होंगे, कुछ लोग गोरे होंगे, कुछ लोग रिच होंगे, कुछ लोग पुअर होंगे, कुछ लोग दबंग होंगे, कुछ लोग बहुत ही पोलाइट वे में और दबे तरीके से रहते हैं, मतलब दबे लोग होंगे, कुछ अगड़ी जातियां हैं, कुछ पिछड़ी जातियां हैं, कुछ गरीब हैं, कुछ धनी हैं। ठीक है, तो एक ये दूसरे को चेक एंड बैलेंस करने के लिए अगर किसी तरीके का ये लोग आपस में मतभेद करते हैं, तो उस मतभेद को सेटल डाउन करने के लिए हमारे राजनीतिक पूर्वजों ने किस तरीके का न्याय तंत्र जो है, और न्याय तंत्र की संकल्पना भी यहीं से, जब सोसाइटी का इवोल्यूशन हो रहा था तो न्याय तंत्र की संकल्पना भी यहीं से उभर के आई कि भाई भैया देखो, सोसाइटी में अगर दो लोगों के बीच, दो समूहों के बीच या व्यक्तिगत समूहों के बीच या लोग और सरकार के बीच जो है, यदि किसी तरीके का विवाद उत्पन्न हो तो उस विवाद को कौन सेटल डाउन करेगा। ठीक है, अन्यथा यदि इसको सेटल डाउन नहीं किया गया, उसको सॉर्ट आउट नहीं किया गया, उस विवाद को कोई समाधान नहीं खोजा गया, तो कोई भी सोसाइटी जो है धाराशायी हो जाएगी और वहाँ पे अराजकता विद्यमान हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए न्यायतंत्र की संकल्पना करी गई। न्यायतंत्र, ठीक है, हर एक देश में, हर एक सोसाइटी में अपना अलग कानून होता है और न्यायतंत्र अलग अलग तरीके से काम करता है। आज हमारा टॉपिक सरकार के अंतर्गत जो हम पढ़ेंगे, सरकार के 3 पार्ट होते हैं, आपका कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो न्यायपालिका के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे उच्चतम न्यायालय। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो मेरे से आप शुरू से लेकर लास्ट वीडियो तक जरूर बने रहें। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा मोरल बूस्ट हो आपके लिए और ढेर सारे कार्य करने के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, इफ़ यू आर न्यू एट माय चैनल देन सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर ऑल द न्यू नोटिफिकेशन। किसी भी तरीके का पीडीएफ नोट्स चाहिए आपको तो नीचे दिया गया जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम का, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अभी फिलहाल आप उसे ज्वाइन करके उसका लाभ उठाओ और अपने अन्य दोस्त के साथ भी मेरे चैनल को शेयर करो। ठीक है, चलिए उच्चतम न्यायालय। तो हमने अभी आपको एग्जाम्पल से मोटी मोटी भाषा में समझाया कि न्यायतंत्र की संकल्पना, न्यायतंत्र का विचार कहाँ से उठ के सामने आया। ठीक है, इसको यदि हम जनरलाइज भाषा में बोलें, पढ़े लिखे लोगों के भाषा में, यदि आपको लिखना हो कहीं या किसी को बताना हो तो क्या बताओगे। जैसे देखो, एनसीईआरटी की कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, शुरुआत में ही इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है, मैं आपको यहाँ उसका संदर्भ देना चाहूँगा यहाँ पे। ठीक है, बहुत ही स्टैंडर्ड बुक है, एज यू नो की बाइबल है पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, जो भी पीसीएस, आईएएस और पीसीएस की तैयारी करते हैं स्टूडेंट, तो आप मेरे चैनल को जरूर फॉलो करो। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि हिंदी माध्यम में इतना बढ़िया इनिशिएटिव अभी तक कोई यूट्यूब पे लिया है। ठीक है, तो आपको अगर मेरा मोरल बूस्ट करना है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और अपने लोग और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। चलिए ठीक है, आते हैं मेन मुद्दे पे अब। तो देखिए, मान लीजिए समाज में व्यक्तियों के बीच, ठीक है, जो व्यक्तियों के बीच जो है, या समूहों के बीच, 2 ग्रुप्स के बीच या 2 से अधिक ग्रुप्स के बीच, या सरकार और व्यक्ति के बीच, सरकार या समूह के बीच किसी भी तरीके का विवाद उत्पन्न होता है, तो इन विवाद को सॉर्ट आउट कौन करता है? न्यायपालिका करती है। ठीक है, न्यायतंत्र या बोले तो न्यायपालिका करती है। और न्यायपालिका का क्या कार्य होता है? तो जो भी कानून के शासन का सिद्धांत है, क्या बोलते हैं उसको? ध्यान से सुनिएगा, कानून के शासन का सिद्धांत। मैं इस शब्द को भी सिंप्लीफाई कर दूंगा, आपको डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आप मेरे साथ हो तो आपकी न्यायपालिका, आज इसका सारा कंसेप्ट जो है क्लियर होने वाला है। तो मैंने ये कहा कि सोसाइटी में किसी भी तरीके का विद्यमान होता है, यदि विवाद उत्पन्न होता है, तो जो भी न्यायतंत्र है वो कानून के शासन के सिद्धांत के आधार पे न्याय करता है और उनके बीच के विवाद को सेटल डाउन करने की कोशिश करता है। ठीक है, बात यहाँ तक आपको
आ गई समझ में? अब देखिए, बहुत लोग डर गए होंगे जो नए होंगे या जिनको पता नहीं होगा कि एक्चुअली कानून के शासन का भाव क्या होता है। जो मोटिव होता है कानून के शासन का, उसका मतलब क्या होता है। कानून के शासन, बहुत लोग से आपने सुना होगा, बहुत लोग कहते हैं कानून का शासन ही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो क्या मतलब हुआ उसका, लोग क्या कहते हैं आपको, क्या बताना चाहते हैं आपको। तो देखिए, कानून के शासन का भाव यह है कि जो भी आपके सोसाइटी में, हमारी सोसाइटी में, हमारे हमारे देश में, हमारे राज्य में या हमारे गांव में जो भी लोग हैं, चाहे वो धनी हो, गरीब हो, स्त्री हो, पुरुष हो, अगड़ी जाति हो या पिछड़ी जाति हो, सब पे एक समान कानून लागू होता है। ठीक है, हालांकि कुछ इसके अपवाद हैं, वो बात की बात है, लेकिन नॉर्मली सब पे एक समान कानून लागू होता है। तो इसी कानून के लागू होने का जो भाव है ना, कानून के शासन, इसको बोला जाता है कानून का शासन, कि हमारे यहाँ भैया कानून का शासन विद्यमान है। ठीक है, तो हमने ये पढ़ लिया, हमने जाना कि न्यायतंत्र की परिकल्पना कहाँ से उत्पन्न हुई और न्यायतंत्र हमें क्यों आवश्यक है, हमें क्यों न्यायपालिका के बारे में जानना चाहिए, न्यायपालिका क्यों बनाई गई है, इसके बारे में हमने जाना, तथा एक बहुत बढ़िया शब्द जाना, कानून के शासन का मूल भाव क्या है। देखिए, ठीक है, अब देखिए, अब तो ये हो गया। तो लेकिन न्यायपालिका का मूल कार्य क्या होता है, हम सारी लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पे ध्यान देते हैं। देखिए, न्यायपालिका की प्रमुख भूमिका यह होती है कि वह कानून के शासन की रक्षा और कानून की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करे। ठीक है, तथा यह डिसाइड करे कि जो हमारे देश का, हमारे राज्य का जो सत्ताधीन लोग हैं, वो किसी भी तरीके से तानाशाह न बने और लोकतंत्र की जो जगह है अभी, जहाँ पे लोकतंत्र जिस तरीके से सुरक्षित है, वह हमेशा सुरक्षित रहे और हमारा जो शासन तंत्र है खूब अच्छे तरीके से काम करे। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें अभी तक जितना भी मैंने बताया समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब बात आती है मेन मुद्दे की। एक एक शब्द, वो भी मेन मुद्दा था, वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। थोड़ा सा एनालिटिकल क्वेश्चन, जैसे ट्रेंड आजकल चल रहा है, बीपीएससी भी पूछती है या यूपी पीसीएस आईएएस, तो यूपीएससी तो पूछती ही है। तो आपको थोड़ा सा ना एनालिटिकल अप्रोच रखना होगा। लोगों को पढ़ने का क्या मतलब होता है, बहुत सारे लोग कहते हैं लुसेंट पढ़ लो, मगअप कर लो। देखिए, अच्छी बात है, आपको पढ़ना चाहिए लुसेंट, फैक्ट्स आपके क्लियर होंगे, फैक्चुअल जानकारियाँ वहाँ से ज़रूर होती हैं, लेकिन एनालिटिकल जानकारियाँ आपकी समझ जो है विकसित नहीं हो पाती है। ठीक है, तो उसके लिए आपको स्टैंडर्ड बुक पढ़ने की बहुत बहुत आवश्यकता है। ठीक है, अब आते हैं, देखते हैं। देखिए, संविधान के भाग 5 में, संविधान का भाग 5 आपको पता होना चाहिए कि वो संघ का भाग है। ठीक है, इसमें अनुच्छेद 124 से 147 तक उच्चतम न्यायालय के गठन की स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र, शक्तियाँ, प्रक्रिया आदि का उल्लेख है। ठीक है, 124 से 147 तक। इसके अलावा संसद भी उनके विनियमन के लिए अधिकृत है। संसद भी इसमें क्या करती है, कानून बना के कुछ और चीज़ें जोड़ सकती है। ठीक है, हमारे यहाँ जो है भारतीय संविधान ने एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना करी। देखिए, एकीकृत न्याय व्यवस्था का क्या मतलब होता है। मान लीजिए कि आप अमेरिका की, थोड़ा सा यूएसए का संदर्भ लेते हैं, सबसे पुराना लोकतंत्र है ऐसे माना जाता है और सबसे बड़ा हमारा है इंडिया का। तो यूएसए में क्या है, यूएसए में राज्य का अपना अलग कानून है और केंद्र का, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है देश का, अपना अलग कानून है। हर एक राज्य का और देश का, राज्य का अपना अलग अलग झंडा होता है और अलग अलग कानून के वजह से वहाँ का न्यायतंत्र भी अलग अलग है। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ एक ही कानून है, उसका पालन करने के लिए अलग अलग चीज़ों को उसका स्ट्रैटिफिकेशन किया गया है, मतलब उसको स्तरीकृत किया गया है। सबसे लोकल लेवल पे, नीचे पे क्या होगा, अधीनस्थ न्यायालय, जिसमें दीवानी और फौजदारी न्यायालय आते हैं। उसके ऊपर है उच्च न्यायालय, जो राज्य स्तर पे है, सर्वोच्च संस्था न्यायपालिका की, और सबसे देश पे सबसे एपेक्स जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, जो उच्चतम न्यायालय कहा जाता है। इसलिए हमारे यहाँ जो है एकीकृत न्याय तंत्र की व्यवस्था करी गई है। ठीक है, क्यों एकीकृत न्याय तंत्र की व्यवस्था करी गई है, थोड़ा सा सोच लीजिए और मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझाना भी चाहूँगा। देखिए, हमारे यहाँ जो है, हमारे यहाँ जो देश का निर्माण हुआ है वो राज्यों के बीच समझौते का परिणाम नहीं है। ठीक है, हमारे यहाँ राज्य हमारे देश से अलग नहीं हो सकते। ठीक है, और हमारे यहाँ विविधता भी अलग अलग है। जब देश का निर्माण हुआ, नया देश 1940
1947 में हमारा देश जब आज़ाद हुआ, नए तरीके से गठन हुआ हमारे देश का, तो उस समय क्या थी, बिलगाववाद, अलगाववाद ज़्यादा था। उस व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए एकीकृत न्यायतंत्र, एकीकृत केंद्र को बनाने के लिए जो है हमारे राजनीतिक पूर्वजों ने एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना करी है। ठीक है, इसमें जैसे मैंने पहले ही बताया कि शीर्ष पे उच्चतम न्यायालय, उसके अधीन उच्च न्यायालय और सबसे नीचे जो है अधीनस्थ न्यायालयों की श्रेणियां जो है विद्यमान हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं। देखिए, न्यायालय की एकल व्यवस्था जो है कहाँ से ली गई है, तो न्यायालय की यह एकल व्यवस्था जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 से ग्रहण की गई है। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 से ग्रहण की गई है। एक बार मैंने एक क्विज दिया था सॉल्व करने के लिए अपने टेलीग्राम चैनल पे। बहुत सारे लोगों ने इस क्वेश्चन को जो है गलत कर दिया था, यूएसए आंसर मारा था, लेकिन ऐसा नहीं है। यूएसए से जो है हमारे न्यायालय की एकल व्यवस्था नहीं ली गई है, भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। ठीक है, यह केंद्रीय एवं राज्य विधियों को लागू करती है। जिन्हों उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन जो है 28 जनवरी 1950 को किया गया था। ठीक है, अब बात आ गई उच्चतम न्यायालय के बारे में। हमने जान लिया कि कौन से संविधान के किस भाग में आता है, किस तरीके की न्याय प्रणाली है हमारे यहाँ, और कौन कौन सा जो है न्यायतंत्र का इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि इसका गठन किस तरीके का होता है। ये संस्था है तो इसका गठन भी होगा। देखिए, वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में 31 न्यायाधीश हैं। कितने न्यायाधीश हैं? 31 न्यायाधीश, और एक मुख्य न्यायाधीश तथा एवं अन्य 3 अन्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, एक इसमें मुख्य न्यायाधीश ही होता है और अन्य न्यायाधीश होते हैं, यहाँ पे 3 नहीं होगा। ठीक है, फरवरी 2009 में केंद्र सरकार ने न्यायाधीशों की संख्या जो है 26 से बढ़ाकर 31 कर दी थी। यह वृद्धि उच्चतम न्यायालय संशोधन अधिनियम 2008 के अंतर्गत की गई है। ठीक है, तो हमारे यहाँ जो है अभी कितने न्यायाधीश हैं उच्चतम न्यायालय में? 31 न्यायाधीश हैं। और यह कब इसको बढ़ाया गया? 2009 में उच्चतम न्यायालय संशोधन अधिनियम 2008 के तहत। पहले 26 था, इसको बढ़ा के 31 कर दिया गया है। ठीक है, अब बात आती है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। ठीक है, कौन न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, कौन ऑथराइज्ड है कि वह न्यायाधीश को जो है अपने पद पे बैठाए और अपने पद से पदच्युत करे उसको। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया के बारे में। देखिए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सलाह के बाद करता है। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति अन्य न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सलाह के बाद करता है। यदि राष्ट्रपति को मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करना होगा तो क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट के जितने भी अन्य न्यायाधीश हैं उनसे सलाह लेगा और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों से सलाह लेगा। उसके बाद जो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति करेगा। इसी तरह अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी होती है सेम प्रक्रिया के तहत। देखिए, इसको कोलोजियम सिस्टम बोला जाता है। इसमें होता क्या है? इसमें सर्वोच्च न्यायालय का एक मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों की सलाह से कुछ नाम प्रस्तावित करेगा। जो मुख्य न्यायाधीश है सर्वोच्च न्यायालय का, ठीक है, वो क्या करेगा कि अन्य 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों की सलाह से कुछ नाम प्रस्तावित करेगा और देगा राष्ट्रपति को। ठीक है, इसी नाम में से राष्ट्रपति नियुक्तियां करेगा। तो राष्ट्रपति यहाँ से खुद से नियुक्ति नहीं करता है, वह ना इसके पीछे का वो है कि वो जो मंत्री परिषद से सलाह मसौदा करता है और जो दिए गए सुझाए गए नाम होते हैं उसी में से किसी को न्यायाधीश नियुक्त करता है। ठीक है, और इस तरीके से सर्वोच्च न्यायालय ने नियुक्तियों के सिफारिश के संबंध में सामूहिकता का सिद्धांत स्थापित किया है कि इसमें जो है कोई मनमर्जी से किसी को भी न्यायाधीश नहीं बना सकता। ठीक है, 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2004 तथा न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम 2014 ने राष्ट्रीय माफ कीजिएगा, ये 2014 होगा न कि 2004। 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014 और न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम 2014 ने राष्ट्रीय न्यायिक, देखिए क्या था, गवर्नमेंट को इस चीज़ से
थोड़ी सी दिक्कत थी कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में न्यायाधीशों की ही चलती है। तो सरकार ने, तत्कालीन सरकार ने, बीजेपी की जो सरकार है उस समय भी यही थी, उसने सोचा कि इसमें कुछ अमेंडमेंट करा जाए और उसने एक एनजेएसी का नेशनल जुडिशियल अपॉइंटिंग कमेटी की कॉन्सेप्ट को डेवलप किया और उसी को लेके इन्होंने 99वां संविधान संशोधन किया, ठीक है, 2014 का, तथा न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम 2014 पारित किया। इसमें राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की बात करी गई थी, ठीक है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने 2015 में इस संविधान संशोधन को और एनजेएसी को न्यायपालिका की स्वतंत्रता के विरुद्ध माना और इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया। तो इस स्लाइड में हमने जाना कि न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। किस प्रक्रिया के तहत करता है? तो मैं आपको बता दिया मैंने, ठीक है। अब न्यायाधीशों के लिए अर्हताएं क्या होनी चाहिए, ठीक है। न्यायाधीशों के लिए देखिए, सबसे पहले यदि आप न्यायाधीश बनना चाहते हो तो आपको तो भारत का नागरिक होना चाहिए। सबसे पहले तो मेन बात यह है कि कोई भी व्यक्ति यदि भारत का नागरिक है, उसके साथ साथ उसे यदि उच्च न्यायालय का कम से कम 5 साल का न्यायाधीश होने का अनुभव है या उसे उच्च न्यायालय या विभिन्न न्यायालयों में मिलाकर 10 वर्ष तक वकालत की है उसने, या राष्ट्रपति के मत में उसे सम्मानित न्यायविद हो वह, तो वह न्यायाधीश बन सकता है, ठीक है। तो न्यायाधीश कौन कौन सा बन सकता है? पहला तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ इन तीनों में से कोई एक क्राइटेरिया पूरा करता हो, या तो वह 5 साल तक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो, या उच्च न्यायालय या विभिन्न न्यायालयों में मिलाकर 10 वर्ष तक वकील हो, या सम्मानित न्यायविद हो राष्ट्रपति के मत में, तो उसको जो है न्यायाधीश बनाया जा सकता है उच्चतम न्यायालय का, ठीक है। अब देखिए, जो न्यायाधीश बनते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है। तो जो लोग भी न्यायाधीश बनते हैं, संविधान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के कार्यकाल नहीं तय किए गए हैं, इस बात को समझिएगा। अगर कोई पूछे कि संविधान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की कार्यकाल कितना तय किया गया है, तो नहीं तय किया गया है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। बहुत लोग गलतियां करते हैं, मैं क्यूजेस चलाते रहता हूँ टेलीग्राम चैनल पे अपने, तो बहुत लोग उसमें गलतियां करते हैं, ठीक है। कुछ लोग तो ये सोच के भी छोड़ देते होंगे कि अरे ये भाई ये तो गलत हमें बता रहा है, लेकिन ऐसा बात नहीं है, क्योंकि वो लुसेंट पढ़े होते हैं, बेसिक बुक्स पढ़े होते हैं, बहुत ही बेसिक बुक पढ़े होते हैं, ठीक है। तो उनको ये सारी चीज़ें, कंसेप्ट उनको क्लियर नहीं होता है, फैक्ट्स पता होते हैं लेकिन कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है, ठीक है। तो संविधान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल नहीं तय किया गया है। हालांकि इसके संबंध में जो है कुछ उपबंध किए गए हैं, जैसे कि वह 65 वर्ष की आयु तक पद पर बना रह सकता है, ठीक है। उसके मामले में किसी भी प्रश्न के उठने पर संसद द्वारा स्थापित संस्था जो है इसका निर्धारण करेगी, ठीक है। राष्ट्रपति को वह त्याग पत्र दे सकता है, संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उसे पद से हटाया जा सकता है 65 वर्ष से पहले भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जब हटाया जा सकता है तो तरीका क्या होना चाहिए, क्यों हटा सकता है कोई न्यायाधीश को, किसी भी न्यायाधीश को अगर पद से हटाना हो तो उसके लिए क्या चाहिए, कोई न्यायाधीश कब पद से हटाया जा सकता है? यदि कोई दुर्व्यवहार करे जो संवैधानिक संस्था और संविधान के खिलाफ हो, या देश के विरुद्ध हो, या सिद्ध कोई कदाचार उसके विरुद्ध सिद्ध हो जाए, इन दो आधारों पे किसी न्यायाधीश को हटाया जा सकता है, ठीक है। संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत का मतलब है कि संसद की कुल सदस्यता का बहुमत या संसद के उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों का 2/3 समर्थन प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। जो कोई प्रस्ताव आता है न्यायाधीश को हटाने का, उसके लिए ये विशेष बहुमत का प्रावधान है। इस पर महाभियोग जो है न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के प्रक्रिया के तहत चलाया जाता है, ठीक है। जैसे मैं आपको पहले बताया कि न्यायाधीश के कार्यकाल की बारे में कोई बात नहीं करी गई है संविधान में, उसी तरीके से न्यायाधीश को किस तरीके से हटाना चाहिए इस प्रक्रिया के बारे में जो है बात नहीं करी गई है संविधान में। लेकिन महाभियोग न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में कुछ प्रक्रियाएं दी गई हैं जिसके आधार पे जो है किसी भी न्यायाधीश को दुर्व्यवहार या सिद्ध कदाचार पे हटाया जा सकता है। अब चलिए थोड़ा सा मैं इसमें मैं प्रक्रिया आपको बता देता हूं कि न्यायाधीश जांच अधिनियम में वो क्या क्या प्रक्रियाएं हैं। तो देखिए, आजनों की हमारे संसद का 3 पार्ट होता है, एक अपर हाउस, एक लोअर हाउस और एक राष्ट्रपति, ठीक है। एक अपर हाउस बोले तो
राज्यसभा, लोअर हाउस बोले तो लोकसभा, और राष्ट्रपति को कोई हाउस नहीं बोला जाता है, ठीक है। ये व्यक्तिगत संस्था है, ठीक है। अब मान लीजिए कि किसी भी न्यायाधीश के खिलाफ हमें प्रस्ताव लाना है, तो मान लीजिए राज्यसभा में लाए, तो प्रस्ताव लाने से पहले 50 सदस्यों का अर्थात 50 प्रस्तावक का हस्ताक्षर होना चाहिए राज्यसभा के केस में। यदि न्यायाधीश के विरुद्ध जांच शुरू करना है, प्रस्ताव लाया जा रहा है, राज्यसभा में लाया जा रहा है, तो 50 लोगों का हस्ताक्षर होना चाहिए। लेकिन वहीं जब लोकसभा में आए तो कम से कम 100 लोगों का हस्ताक्षर होना चाहिए। ये बात आ गई, बात आपको समझ में, ठीक है। अब ये प्रस्ताव, हस्ताक्षरित प्रस्ताव राज्यसभा में उठेगा तो राज्यसभा के सभापति के पास जाएगा, और यदि लोकसभा में उठेगा तो लोकसभा के अध्यक्ष के पास जाएगा। अब अध्यक्ष के पास या सभापति के पास चला गया। अब इनके पास विकल्प होता है, ये चाहें तो प्रस्ताव को स्वीकार भी कर सकते हैं, और नहीं चाहें तो इसे अस्वीकार भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो अस्वीकार कर दिए तो मामला तो फिर रफा दफा हो गया, लेकिन स्वीकार कर लेते हैं तब की क्या प्रोसेस है, तब इनको क्या करना होगा, तो मैं अभी बताता हूं आपको। तब इन्हें क्या करना होगा, तब देखिए, तब ये जब प्रस्ताव मान लीजिए स्वीकार कर लेते हैं राज्यसभा के सभापति, या लोकसभा में उठ रहा है तो वहाँ के अध्यक्ष, तो एक 3 सदस्यीय समिति की गठन होती है। 3 सदस्यीय समिति की गठन होती है। उस समिति में कौन कौन से होता है, कौन कौन लोग होते हैं, या तो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, या उच्चतम न्यायालय का कोई अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश। उसके साथ साथ राज्य के किसी भी राज्य का जो है उच्च न्यायालय का एक मुख्य न्यायाधीश होता है, राज्य उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा, तथा इसके साथ साथ एक प्रख्यातविद जो है न्यायविद होगा। इन तीनों लोगों की कमेटी जो है जांच करेगी कि जिस न्यायाधीश के खिलाफ ये प्रस्ताव दिया गया है, जिस बात को लेके क्या वह दुराचार या कदाचार उसके विरुद्ध सही है। तो यदि ये जांच में सही पाती है तो ऐसा ये बताएगी लोकसभा के अध्यक्ष को या राज्यसभा के सभापति को, ठीक है। तब क्या करेगा, तब यहाँ से प्रस्ताव जो है पारित हो जाएगा, ठीक है। प्रस्ताव जब पारित हो जाएगा विशेष बहुमत से दोनों सदनों में, मान लीजिए राज्यसभा में पारित हो गया तो इसे लोकसभा में भी जाना होगा, या लोकसभा में पारित हो गया तो राज्यसभा में भी जाना होगा। तो दोनों में विशेष बहुमत से पारित हो जाए, जो विशेष बहुमत के बारे में मैंने चर्चा करी, जब विशेष बहुमत से पारित हो जाता है तो ये अंततोगत्वा राष्ट्रपति के पास जाता है, और राष्ट्रपति जो है न्यायाधीश को हटाने का आदेश जो है अंत में जारी कर देते हैं। तो न्यायाधीश को हटाने का, पद से हटाने का जो है महाभियोग न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 की प्रक्रिया के तहत प्रक्रियाएं की जाती हैं, ठीक है। स्थिति क्लियर हो गई। अब बात करते हैं वेतन एवं भत्तों के बारे में। द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस सैलरीज एंड कंडीशन ऑफ सर्विस अमेंडमेंट बिल 2017 के अनुसार, ठीक है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सैलरी होती है 2,80,000 रुपये प्रति माह, तथा अन्य न्यायाधीशों की सैलरी होती है 2.5 लाख रुपये प्रति माह उच्चतम न्यायालय के। उसके साथ साथ और भी दैनिक भत्ते वगैरह जो कुछ भी सुविधाएं दी जाती हैं वो दी जाती हैं, लेकिन सैलरी जो है उनको इन हैंड इतना ही मिलती है। आगे बढ़ते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तो होते ही हैं नॉर्मली, लेकिन कार्यकारी और तदर्थ और सेवानिवृत्त न्यायाधीश भी होते हैं, जिनके बारे में हमें जानना चाहिए। देखिए, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश का मतलब ये होता है कि इनको राष्ट्रपति नियुक्त करता है। होता क्या है, जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो और अस्थायी रूप से मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो, तो मुख्य न्यायाधीश अपने दायित्वों के निर्वहन में असमर्थ हो, उस समय कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। किसके द्वारा? ये भी राष्ट्रपति ही करता है, ठीक है। अब बात आ जाती है तदर्थ न्यायाधीश की। तो देखिए, कोई भी जब कोरम पूरा ना हो ना न्यायाधीशों का, तो कोरम पूरा करने में जब न्यायाधीशों की संख्या कम हो रही हो, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को अस्थायी काल के लिए उच्चतम न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है, और ऐसा वह संबंधित न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके और राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बाद ही कर सकता है, न कि अपने मन से।
ठीक है, तो बात आपको समझ में आ गई कि तदर्थ न्यायाधीश कोई कब बनता है और कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश कोई कब बनता है। अब बात आते हैं सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के मामले में। देखिए, किसी भी समय भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है ना, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश होते हैं, जो रिटायर्ड होते हैं, उनसे जो है अल्पकाल के लिए उच्चतम न्यायालय में कार्य करने का अनुरोध कर सकता है। ऐसा संबंधित व्यक्ति एवं राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही किया जा सकता है। ऐसा न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित भत्तों का जो है उपभोग करने योग्य होगा, परंतु वह उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नहीं माना जाएगा। ठीक है, इस चीज को भी ध्यान में रखना। तो हमने न्यायालय के गठन के बारे में सब जाना कि गठन किस प्रकार से होता है, कितने न्यायाधीश हैं, जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, यदि उनको हटाया जाए, उन पे इम्पीचमेंट किया जाए तो किस तरीके का होता, किस तरीके से होगा, ये सारी प्रक्रियाएं हमने जाना। अब बात आती है कि जैसे हमने बताया कि न्याय प्रणाली में उच्चतम न्यायालय बना दिया गया, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय। इन न्यायालयों को यदि कुछ स्वतंत्रता न दी जाए तो उनका कार्य जो है, कार्य प्रणाली बिल्कुल तरीके से बाधित होगा। ठीक है, तो उच्चतम न्यायालय को स्वतंत्रता किस किस तरीके से दी गई है। पहले तो इनके नियुक्ति का तरीका है कि इनमें ये जैसे चाहते हैं वैसे नियुक्ति होती है। फिर इनको कार्यकाल की सुरक्षा दी जाती है, कोई अचानक से इन्हें जो है अपने पद से नहीं पदच्युत कर सकता। जो कितना क्लिष्ट प्रक्रिया था मैं आपको बताया, उसी में इम्पीचमेंट को पूरा करने के बाद ही कोई इनको कार्यकाल से हटा सकता है, इनको मतलब पद से हटा सकता है। उसके बाद निश्चित सेवा शर्तें हैं। ठीक है, उसके बाद जो भी इनका जो है इन पे व्यय होता है, इनको सैलरी दी जाती है, वो संचित निधि से दी जाती है, जिस पे मतदान नहीं होता पार्लियामेंट में। ठीक है, न्यायाधीशों के आचरण पर बहस भी नहीं हो सकती। सेवानिवृत्ति के बाद उनके वकालत पे रोक लगा दी जाती है। इसका कुछ लोग कहेंगे क्यों वकालत पे रोक लगा दोगे भैया, ये तो स्वतंत्रता कम हो जाएगी ना अगर न्यायाधीश वो होता है, रिटायर होता है। तो देखिए, व्यक्तिगत यहाँ उससे मतलब नहीं है। देखिए, सेवानिवृत्त करने होने के बाद यदि उसको वकालत करने दिया जाए तो कहीं ना कहीं वो अपने लाभ से प्रेरित होके कुछ चीज़ें वो गलत डिसीजन ले सकता है। ठीक है, तो इसीलिए वकालत पे रोक लगा दी गई है। इसके साथ साथ अपनी अवमानना पर दंड देने की शक्ति भी है उच्चतम न्यायालय को। अपना स्टाफ उच्चतम न्यायालय खुद नियुक्त करता है, इसमें उसको स्वतंत्रता दी गई है। इसके न्याय क्षेत्र में कटौती नहीं की जा सकती। यह संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर, आधारभूत सिद्धांत के विरुद्ध होगा। हालांकि उसमें एडिशन ऐड ऑन कर सकते हैं, लेकिन सब्ट्रैक्ट ऑन नहीं कर सकते। ठीक है, उसमें से कुछ माइनस नहीं कर सकते। तथा इसको कार्यपालिका से पृथक बनाया गया है। ये थी स्वतंत्रता की तरीका। क्वेश्चन यहाँ से इस तरीके से अराइज हो सकता है कि उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता निर्धारित होती है, इससे इसमें से कौन सही है, एक सही है, दो सही है, एक से अधिक सही है, या एक से कम सही है, या कोई सही नहीं है। जो पांचवा ऑप्शन होता है हमेशा लोगों को रुलाता है। पांचवा ऑप्शन को भी कैसे टैकल करना है, वी विल डिस्कस अबाउट दिस लेटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उच्चतम न्यायालय की शक्तियां एवं क्षेत्राधिकार। चलिए, ठीक है, स्वतंत्रता देख लिया। अब ये इनको क्या क्या पावर्स हैं, ये क्या क्या कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं। यहाँ पे देखिए, अमेरिकी उच्च न्यायालय के तरह जो है, जो भी अमेरिकी उच्चतम न्यायालय है उसके तरह यह न केवल संघीय न्यायालय है, बल्कि ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो उच्च सदन होता है ब्रिटिश पार्लियामेंट का, ब्रिटिश पार्लियामेंट है, हाई सदन है, वहाँ जो है जो अपील का सबसे बड़ा मंच है वो। तो उसी तरीके के यह अंतिम न्यायालय भी है जहाँ पे अपील किया जा सकता है। इसके साथ साथ जो भारत का संविधान है, यह भारत के नागरिकों के अधिकारों की व्याख्याता एवं गारंटर के रूप में भी इसको ऑथोराइज करता है। किसको? उच्चतम न्यायालय को। तो हमने क्या क्या जाना, यह संघीय न्यायालय है, अपील का अंतिम न्यायालय है, तथा नागरिकों के अधिकारों का व्याख्याता एवं गारंटर भी है। चीजें समझ में आ गई होंगी। अब देख देते हैं इनके शक्ति एवं न्याय क्षेत्रों को वर्गीकृत किया गया है। तो मूल अधिकार क्षेत्र है, मूल क्षेत्राधिकार, न्यायाधीश क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, सलाहकार क्षेत्राधिकार, अभिलेखों का न्यायालय, न्यायिक समीक्षा की शक्ति तथा अन्य शक्तियां हैं। सबको देख लेते हैं। मूल क्षेत्राधिकार क्या है? जो सीधे इसी में आता है, सुप्रीम कोर्ट में ही आएगा वो मामला, न कि किसी अन्य कोर्ट में जाएगा। देखिए, भारत के संघीय ढांचे में विभिन्न इकाइयों के बीच किसी भी बात पर यदि विवाद उत्पन्न होता है तो उसमें न्यायालय, उच्चतम न्यायालय ही निर्णय देगा। ठीक है, यह विवाद किसके किसके बीच होना चाहिए? या तो केंद्र हो या एक राज्य हो।
या अधिक राज्य के बीच हो, या केंद्र और कई राज्यों या राज्यों का एक तरफ होना उनके बीच हो, राज्यों के समूह के बीच, या एक या अधिक राज्यों का दूसरी तरफ होना। मतलब देखिए, या सेंटर स्टेट के बीच जो भी माफ कीजिएगा, ये क्या हो गया, मैंने दबा दिया। ठीक है, सेंटर और स्टेट के बीच अगर कोई किसी भी तरीके का झगड़ा होता है तो सीधे सीधे वो किसके सामने जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएगा, एससी के पास जाएगा। ठीक है, और इसके साथ साथ विवाद ऐसा भी होना चाहिए कि जिसमें विधिक अधिकार निहित हो। ठीक है, इस तरह राजनीतिक प्रकृति का प्रश्न जो है इसमें समाहित नहीं होना चाहिए। तथा दूसरा, किसी नागरिक द्वारा केंद्र या राज्य के विरुद्ध लगाए गए मामले जो हैं इसके अंतर्गत स्वीकार नहीं किए जाएंगे, मूल अधिकार क्षेत्राधिकार के, मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। अब आ जाते हैं न्यायालय, जो न्यायाधीश क्षेत्राधिकार है, उसमें क्या क्या है? संविधान ने उच्चतम न्यायालय के नागरिकों को मूल अधिकार के रक्षक के रूप में परिभाषित किया गया है। उच्चतम न्यायालय को अधिकार प्राप्त है कि वह बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध एवं अधिकार परीक्षा आदि पर न्यायादेश जारी कर सकता है, जिसके बारे में हम फंडामेंटल राइट जब पढ़ेंगे उसमें डिस्कस करेंगे कि ये चीज़ें क्या होती हैं। अपीलीय क्षेत्राधिकार का क्या मतलब हुआ? इसके अपीलीय क्षेत्राधिकार को 4 भागों में बांटा जा सकता है। संवैधानिक मामलों में अपील किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में, दीवानी मामलों में भी, आपराधिक मामलों में भी, और विशेष अनुमति के द्वारा भी अपील किया जा सकता है। ठीक है, सलाहकार क्षेत्राधिकार। देखिए, सलाहकार क्षेत्राधिकार ये अनुच्छेद 143 के अंतर्गत आता है। देखिए, कुछ अनुच्छेद इंपॉर्टेंट हैं, इससे रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स जो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप देख लेना। जरूरी होना चाहिए आपको वो आर्टिकल्स पता होना चाहिए। तो अनुच्छेद 143 जो है राष्ट्रपति को 2 श्रेणियों के मामले में उच्चतम न्यायालय से राय लेने का अधिकार देता है, सार्वजनिक महत्व के किसी मामले में और विधिक प्रश्न पूछने पर। देखिए, किसी पूर्व संवैधानिक संधि, समझौता, प्रसंविदा आदि मामलों पर किसी विवाद के उत्पन्न होने पर जो है राष्ट्रपति जो है उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। पहले मामले में उच्चतम न्यायालय जो है अपना मत दे भी सकता है और देने से इनकार भी कर सकता है, जबकि दूसरे मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति को अपना मत देना अनिवार्य है। ठीक है, अब आते हैं अभिलेख न्यायालय का क्या मतलब होता है। देखिए, अभिलेख न्यायालय के रूप में उच्चतम न्यायालय के पास 2 शक्तियाँ हैं। क्या एक तो उसके जो भी वर्डिक्ट्स होते हैं, जो भी डिसीजंस होते हैं, जो भी वो फैसला सुनाता है उसको सुरक्षित रखा जाता है, और कोई अन्य न्यायालय उसको एक विधिक संदर्भ की तरह जो है स्वीकार कर सकता है। ठीक है, इसके साथ साथ उसे न्यायालय की अवमानना पर दंडित करने का भी अधिकार है। कोई व्यक्ति या कोई संस्था यदि उच्चतम न्यायालय की अवहेलना करती है, अवमानना करती है उसके आदेशों का, आज्ञा का, तो वह उसको दंड भी दे सकता है। अब बात आती है न्यायिक समीक्षा की शक्ति का क्या मतलब हुआ। इसके तहत केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर विधायी और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की जांच की जाती है। अब यहाँ पे आप समझो, यहाँ पे समझना जरूरी है। कहने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए संविधान में कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं, मूल अधिकार दिए हुए हैं, या कोई कानून बनाया गया है कि ये नागरिकों को ये अधिकार दिया जाएगा। कोई लॉ है जो हमारे संवैधानिक पूर्वजों के द्वारा इसमें समाहित किया गया कि हमारे देश के नागरिकों का सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और व्यक्तिगत विकास करने के लिए जो है अत्यंत आवश्यक है। और कोई सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो या सरकारी संस्था हो, कुछ ऐसे नियम कानून बनाते हैं जो संविधान के द्वारा प्रदत्त अधिकारों या कानून के अगेंस्ट में हो, उसको नल एंड वॉइड करते हों। उस स्थिति में न्यायिक समीक्षा की जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। देखा जाता है कि यह कानून कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है। जहाँ तक गलत होगा उसको नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा। ठीक है, उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा, कानून की महत्ता खत्म हो जाएगी। और यदि पूरा कानून ही संविधान द्वारा दिए गए अधिकार और कानून, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसके विरुद्ध हो तो पूरा कानून ही रद्द किया जा सकता है। न्यायिक समीक्षा का मतलब, जुडिशियल रिव्यू का मतलब यही होता है। अन्य शक्तियों में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में किसी भी तरीके का विवाद उत्पन्न होता है ना, तो उसका निपटारा कौन करेगा? हाई कोर्ट, एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया, अर्थात सुप्रीम कोर्ट, दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, जिसके बारे में हमने पहले डिस्कशन करा था जब हमने सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ा था, राष्ट्रपति के बारे में हमने पढ़ा था।
ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के व्यवहार एवं आचरण की जांच करता है और उस संदर्भ में, जिस संदर्भ में राष्ट्रपति के द्वारा ऐसा कहा गया हो, ठीक है। अपने स्वयं के फैसले की समीक्षा करने की शक्ति भी प्राप्त है। देखिए मैंने आपको बताया कि केवल यह जो है विधायिका के द्वारा बनाए गए कानूनों को ही नहीं जांच सकता है। यदि उसको लगे कि उसके द्वारा दिया गया डिसीजन जो है थोड़ा हड़बड़ी में दे दिया गया है या इसमें कुछ गलतियां हैं, तो उसका भी वह रिव्यू कर सकता है, ठीक है। यह संविधान का इकलौता व्याख्याता है। इससे न्यायिक अधीक्षण की शक्ति प्राप्त है और इसका देश के सभी न्यायालयों एवं पंचायतों के क्रियाकलापों पे जो है नियंत्रण है, ठीक है। तो ये थी उच्चतम न्यायालय की शक्तियां। अब देख लेते हैं उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता के बारे में। 3 अधिवक्ता होते हैं, 3 कैटेगरी में बांटा गया इसमें। एक वरिष्ठ अधिवक्ता, एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड और एक अन्य अधिवक्ता। वरिष्ठ अधिवक्ता का क्या मतलब होता है? उच्चतम न्यायालय ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो उसकी नज़र में ख्यात विधिवेता हो, कानूनी मामलों में पारंगत हो, संविधान का विशेष ध्यान रखता हो, मतलब विशेष उसको ज्ञान हो, ध्यान नहीं, यहाँ पे ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान रखता हो, तथा बार की सदस्यता भी, जो भी बार होते हैं प्लीडर्स का, वकीलों का, उसका सदस्य हो, उसको उच्चतम न्यायालय चाहे तो वरिष्ठ अधिवक्ता नियुक्त कर सकता है, ठीक है। वरिष्ठ अधिवक्ता जो है, अधिवक्ता ऑन रिकॉर्ड बोले तो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के बिना बहस में उपस्थित नहीं हो सकता। ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन मैंने क्विज में पूछा था टेलीग्राम पे, बहुत लोगों ने गलतियां करी थी। प्लीज़ आप गलतियां ना करें, बहुत ही माइन्यूट चीज़ें होती हैं, तो ये गलती हो ही जाती है, तो इसके बारे में आप अपना कंसेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर रखें। अब देख लेते हैं अधिवक्ता ऑन रिकॉर्ड बोले तो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड कौन होता है। केवल इस प्रकार के अधिवक्ता ही उच्चतम न्यायालय के समक्ष किसी प्रकार का रिकॉर्ड पेश कर सकते हैं एवं अपील फाइल कर सकते हैं। अब बात आती है अन्य अधिवक्ताओं के बारे में, तो ये भी अधिवक्ता होते हैं जिनका नाम अधिवक्ता अधिनियम 1961 के अंतर्गत किसी राज्य बार काउंसिल में दर्ज होता है, ठीक है, या किसी पार्टी की ओर से उच्चतम न्यायालय के समक्ष पेश हो सकते हैं तथा बहस भी कर सकते हैं, लेकिन इन्हें उच्चतम न्यायालय में कोई दस्तावेज एवं न्याय दायर करने का अधिकार नहीं है। यह कौन कर सकता है? वह एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड कर सकता है। तो ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर जुडिशियरी सिस्टम के बहुत सारी जानकारियाँ जो आपके आने वाले बीपीएससी 67वीं एग्ज़ाम्स हैं या बीपीएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, या आप 2 साल बाद एग्ज़ाम देना चाहते हैं या 5 साल बाद देना चाहते हैं, अभी इंटर में हो, या आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, या यूपीपीसीएस, जेपीएससी, आरपीएससी, किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, हिंदी मीडियम बेल्ट में, हिंदी मीडियम से हो, तो आपको ये वीडियो बहुत ही लाभदायक आपके लिए सिद्ध होगा। आई होप कि मेरे द्वारा बताई गई चीज़ें आपको पसंद आई होंगी तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने अन्य फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, ताकि जो है इसका लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।